संबंधित पूर्णांकों के जोड़े बनाए गए हैं। इस जोड़े को आप पहले वीडियो में जाकर देख सकते हैं, मैंने पूरी अच्छी तरीके से बताए हैं। एक रेड ब्लॉक में पूरी चीज लिखी हुई है जो कि अभी तक हमने पढ़ा है, जैसे कि पूर्णांक क्या है, शून्य धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं सबका समूह जो है पूर्णांक है। फिर इसके बाद अगर हम +1 +2 +3 डॉट डॉट लिखते हैं तो ये धन पूर्णांक है। -1 -2 -3 -4 लिखते हैं तो ये ऋण पूर्णांक है। इसके साथ साथ शून्य से सभी धन और ऋण पूर्णांक ही पूर्णांक कहलाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम आगे बढ़े तो योगात्मक प्रतिलोम की बात करते हैं। जब योगात्मक प्रतिलोम की बात करते हैं, योगात्मक प्रतिलोम जिसे हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स, बिल्कुल आसान है। एक ऐसा पूर्णांक जिसको बिल्कुल उसी जैसे या हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल एक ऐसा पूर्णांक जिसको किसी भी पूर्णांक में जोड़ देने पर, जिसको किसी भी मतलब जो भी पूर्णांक दिया हो उसके संगत एक ऐसा पूर्णांक जिसे उसमें जोड़ देने पर उत्तर शून्य आ जाए। कहने का मतलब ध्यान से समझिएगा, क्या लिखा है योगात्मक प्रतिलोम, यानी इसे इंग्लिश में कह देंगे, इसे भी याद रखिए एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स कहा जाता है। जोड़ने पर, इनवर्स को जोड़ने पर उत्तर शून्य हो जाता है। वैसे ही जैसे अभी हम पीछे पढ़ के आए बिल्कुल वही चीज है। जैसे अगर हमसे कहा जाए +6 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब इसमें ऐसी संख्या को जोड़ दें जिससे कि उत्तर शून्य हो जाए। इसमें ऐसी संख्या को जोड़ दें जिससे उत्तर शून्य हो जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, हमने पीछे पढ़ा है कि प्रत्येक धन पूर्णांक के संगत एक ऋण पूर्णांक होता है और उसको धन पूर्णांक में जोड़ देने पर उत्तर शून्य हो जाता है। तो वही चीज यहाँ करनी है। एक प्रत्येक धन पूर्णांक संगत क्या है, एक ऋण पूर्णांक है, और इन दोनों को अगर जोड़ दें तो उत्तर क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। यानी योगात्मक प्रतिलोम का मतलब यह है कि अगर ऋणात्मक संख्या लिखी हुई है तो उसका योगात्मक हो जाएगा उसी की जो धनात्मक संख्या है या धनात्मक पूर्णांक है वो उसका योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा, ये भी शून्य हो जाएगा। फिर से देखिए, जैसे ये -7 दिखा, पूछा जाए इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, आप तुरंत बता देंगे +7। ऐसा क्यों है, क्योंकि इसमें इसे जोड़ने पर उत्तर शून्य आ जाएगा। इसमें इसे जोड़ने पर उत्तर शून्य आ जाएगा। पूछा जाए 1 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, आप तुरंत बता देंगे -1, और ये उत्तर शून्य आ जाएगा। यही इसका योगात्मक प्रतिलोम। पूछा जाए 0 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, जो कि इंपॉर्टेंट है। 0 में क्या जोड़ने पर उत्तर शून्य रहेगा, तो आप देख सकते हैं 0 में अगर 0 ही जोड़ दिया जाए तभी 0 आएगा। यानी 0 का जो योगात्मक प्रतिलोम है वो स्वयं 0 ही होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो ये योगात्मक प्रतिलोम वाली चीज उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ गई होगी। 0 का योगात्मक प्रतिलोम 0 है, ये आगे रेड ब्रैकेट में दिखाया गया है। पूर्णांकों की तुलना के बारे में बताया गया, बिल्कुल सही। तुलना जब हम करते हैं तो आपको पहले से पता है, पूर्ण संख्याओं में भी ये बात पता थी कि संख्या रेखा में जब हम दाईं तरफ बढ़ते हैं तो उसके बाईं तरफ मौजूद जो संख्याएं होती हैं वो दाईं तरफ मौजूद संख्याओं से छोटी हो जाती हैं। दाहिनी तरफ बढ़ेंगे तो पीछे की संख्याएं छोटी होती चली जाएंगी। वही बिल्कुल चीज यहाँ पर भी है। जैसे एक संख्या रेखा पर आसानी से समझ लीजिए कि तुलना करेंगे, तुलना का मतलब है कौन सी संख्या बड़ी और कौन सी छोटी। जैसे 0 लिखा है, 1 2 3, कुछ ही संख्याओं में समझ लेते हैं इस चीज को, बहुत कठिन चीज नहीं है। ऋणात्मक का थोड़ा आपको समझने में कॉन्सेप्ट को डेवलप करना पड़ेगा, बाकी सारी चीजें अभी क्लियर है। जैसे 0 की तरफ, इससे दाईं तरफ बढ़ने पर हमें पता है दाहिनी तरफ बढ़ने पर सारी संख्याएं क्या होती हैं, बड़ी होती चली जाती हैं। इधर की तरफ संख्याएं बड़ी होती चली जाएंगी और पीछे जाएंगे तो घटती चली जाएंगी। जैसे देखिएगा 3 2 से बड़ा है, 2 1 से बड़ा है और 1 0 से बड़ा है। इससे संकल्पना ये विकसित हो जाती है कि सभी धनात्मक पूर्णांक हैं वो 0 से बड़े होते हैं। वो क्या होते हैं, शून्य से बड़े। ये चिन्ह याद रखिएगा, जिधर तरफ ये खुला होता है वो बड़े का चिन्ह होता है। जिधर ये खुला उधर तरफ मौजूद चीज बड़ी और जिधर ये बंद उधर ये मौजूद चीज छोटी। यानी धनात्मक पूर्णांक बड़े हैं किससे, 0 से। और देखिएगा अब 0 जो है सभी ऋणात्मक पूर्णांकों के दाहिनी तरफ है। 0 सभी ऋणात्मक पूर्णांकों के दाहिनी तरफ है, यानी जो 0 है वो बड़ा हो जाएगा, 0 बड़ा हो जाएगा सभी ऋणात्मक पूर्णांकों से। 0 बड़ा हो जाएगा सभी ऋणात्मक पूर्णांकों से। अब ये जो खुला हुआ है ये 0 की तरफ है, यानी 0 बड़ा है किससे, सभी ऋणात्मक पूर्णांकों से। उम्मीद कर रहा हूं ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। सभी धनात्मक पूर्णांक 0 से बड़े, क्योंकि सब 0 के दाहिनी तरफ है, और सभी ऋणात्मक पूर्णांकों से 0 बड़ा है क्योंकि 0 जो है वो ऋणात्मक पूर्णांकों के दाहिनी तरफ है। अब जरा एक चीज ध्यान से देखिएगा, जो मेन कॉन्सेप्ट है पूर्णांकों का, उसमें यह बताया जाता है कि इधर ऋणात्मक में भी तो यही चीज लागू होगी, जब दाहिनी तरफ बढ़ेंगे तभी तो बड़ी संख्याएं मिलती जाएंगी। यानी इसमें जो छोटी संख्या दिखेगी वही जो है वो बड़ी संख्या से बड़ी होगी। छोटी संख्या बड़ी संख्या से बड़ी होगी। कैसे, -1 बड़ा है या -2। तो आप जब माइनस का चिन्ह देख लेंगे तो ये याद रखेंगे कि जो छोटी संख्या है
उसे बड़ा दिखाएंगे बजाय बड़ी संख्या के। अब जैसे ये माइनस का 3 इधर लिखा हुआ है और इधर लिखा है माइनस का 2, पूछा जाए इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है, तो आपको ध्यान रखना है चिन्ह यहाँ पर ऋणात्मक है और ऋण में छोटी संख्या दाहिनी तरफ आती है और बड़ी संख्या बाईं तरफ। छोटी संख्या दाहिनी तरफ आती है और बड़ी संख्या बाईं तरफ, देखिएगा ध्यान से। तो ये छोटी संख्या है यानी छोटी संख्या ऋणात्मक में बड़ी हो जाएगी, इधर तरफ इसका मुंह खोल देना है और इधर तरफ बंद कर देना है। एक और करके देखते हैं, जैसे ये माइनस का 4 लिखा है, ये प्लस का 4, तो आपको ये तो पता ही होगा कि सारी धनात्मक संख्याएं ऋणात्मक संख्याओं से बड़ी होती हैं क्योंकि सब दाहिनी तरफ मौजूद है। तो 4 बड़ा हो जाएगा -4 से। लेकिन अगर ये लिखा हो माइनस का 1000 बड़ा है या माइनस का 1, तो गलत मत कर दीजिएगा क्योंकि माइनस का चिन्ह लगा है तो बड़ी संख्या छोटी होगी और छोटी संख्या बड़ी होगी। इस प्रकार से इस चीज को समझ लीजिए। उम्मीद कर रहा हूं आपको ये चीज बिल्कुल समझ में आ गई होगी, किस प्रकार से पूर्णांकों की तुलना करते हैं, कौन सा पूर्णांक इससे बड़ा होता है, कौन छोटा होता है, ये आप समझ चुके होंगे कि जो शून्य है वो सभी ऋणात्मक पूर्णांकों से बड़ा होता है, जो धनात्मक पूर्णांक है वो शून्य से बड़े होते हैं और ऋणात्मक पूर्णांकों में जो छोटी संख्या होती है ऋणात्मक के चिन्ह के साथ, ऋण चिन्ह के साथ, वो अपनी बड़ी संख्या से काफी बड़ी होती है। इस तरीके से इस चीज का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, जो कि है इसमें फिर से एक लाल ब्लॉक दिया गया है, इसे नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, रोक कर फिर मैं इसे रफ कर देता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने कमजोर साथियों के साथ इसे जरूर शेयर करिएगा, जिससे हमारी जो ये शून्य से शिखर तक की मुहिम है ये सभी तक पहुंचे और सभी का बेस जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए और आप प्रत्येक प्रकार के प्रश्नों को आगे चलकर अगर एडवांस लेवल पर लगाने चले तो वहां पर आपको इन चीजों में दिक्कत ना हो कि आप चिन्ह नहीं पहचान पा रहे हैं, उत्तर में कौन सा आएगा या कौन सी संक्रिया लगेगी, प्लस करना पड़ेगा दो संख्याओं को या जोड़ना है या घटाना है, इनको समझने में दिक्कत हो। और इसके साथ साथ आपको एक काम करना है, अगर आपने अभी तक 19 तक पहाड़े नहीं याद किए हैं तो आज से पहाड़े याद करना शुरू कर दीजिए। कम से कम 19 तक या 20 तक तो पहाड़े आपको पक्के याद ही होने चाहिए। इस तरीके से समझ लीजिए मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको जल्द से जल्द कैलकुलेशंस को करना है और फटाफट चीजों को सॉल्व करना है, जैसे अगर आप आज याद करना चाहें तो 12 और 13 का पहाड़ा याद करना शुरू कर सकते हैं। मैं रोज 2 पहाड़े दूंगा, आप लोग हर वीडियो में अगले वीडियो में बताइएगा कि किसने किसने उन पहाड़ों को याद किया। अब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं, जैसे ये रेड ब्लॉक दिया गया है तो उसमें वही चीज बताई गई है, प्रत्येक धन पूर्णांक समस्त ऋण पूर्णांकों से बड़ा होता है, शून्य प्रत्येक धन पूर्णांकों से छोटा होता है, बिल्कुल सही, क्योंकि शून्य बाईं तरफ है और धन पूर्णांक दाईं तरफ है। शून्य प्रत्येक ऋण पूर्णांक से बड़ा होता है क्योंकि ऋण पूर्णांक बाईं तरफ है और शून्य दाईं तरफ है। बड़े पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम छोटे पूर्णांक के योगात्मक प्रतिलोम से छोटा होता है, बिल्कुल सही। बड़े पूर्णांक का जो योगात्मक प्रतिलोम है वो छोटे पूर्णांक के योगात्मक प्रतिलोम से छोटा होता है। वही चीज है, मतलब कि जब माइनस में संख्या पहुंच जाती है तो छोटी संख्या बड़ी हो जाती है और बड़ी संख्या छोटी हो जाती है, ये बात कर रहे हैं। पूर्णांकों का निरपेक्ष मान, अब आते हैं पूर्णांकों के निरपेक्ष मान पर। पूर्णांकों का निरपेक्ष मान यानी एब्सोल्यूट वैल्यू पर बात करेंगे। पूर्णांकों का निरपेक्ष मान बहुत ही आसान। निरपेक्ष मान, सबसे पहले ये जान लेंगे कि आखिर ये एब्सोल्यूट वैल्यू या निरपेक्ष मान होता क्या है। एब्सोल्यूट या निरपेक्ष वैल्यू होती क्या है, जरा ध्यान से देखिए। जैसे कि हमें किसी दूरी को, जैसे अभी हम संख्या रेखा पर दूरी को दिखा रहे थे तो हमें ये पता था कि जब हम शून्य की दाहिनी तरफ जाते हैं, शून्य के दाहिनी तरफ जाते हैं तो ये चीजें धनात्मक में आ जाती हैं या ये पूर्णांक धनात्मक के हो जाते हैं, और जब बाईं तरफ जाते हैं तो ये जो पूर्णांक हैं ये क्या हो जाते हैं, ऋणात्मक हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ये कि आखिर हमने धनात्मक और ऋणात्मक, ये तो चिन्ह है ना, ये पोजीशंस है। जैसे अगर हम कहें, जैसे अगर मैं कहूं आपसे कि शून्य से पहले 2 स्टेप पीछे जाओ, 2 स्टेप यानी 2 इकाई पीछे जाओ, तो हम एक ये आए और एक ये आए, यानी 2 इकाई हमने यहाँ पर ये चली। अब मैं आपसे कहूं कि इस पोजीशन से, इस स्थान से आपको 5 इकाई दाहिनी तरफ जाना है, आपको 5 इकाई दाहिनी तरफ जाना है, तो हम चलते हैं 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई और 5 इकाई, यानी हम किस पोजीशन पर आ गए, 3 पर। तो जो ये -2 था ये एक प्रकार की पोजीशन थी, ये एक प्रकार की पोजीशन है। ये जो प्लस का 3 आया ये एक प्रकार की पोजीशन है, लेकिन इतनी दूर चलने में जो टोटल हमने दूरी चली, जो हम दूरी चल रहे हैं, यानी कि जो एब्सोल्यूट मान है, निरपेक्ष मान है, वो क्या है यहाँ पर, इसकी जो कुल दूरी है, यानी जितनी दूर हम चले, हमने कितनी इकाइयों की दूरी चली, तो वो इकाई थी यहाँ पर। अगर हम सारी इकाइयों को जोड़े तो 2 इकाई हम ये चले और 5 इकाई हम ये चले, यानी कुल मिला के हम 7 इकाई चले, 7 इकाई।
और जब हम इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं प्रदर्शित कर रहे हैं कि ये हमने दूरी प्लस में चली या माइनस में चली। हम सीधे सीधे क्या बता रहे हैं, हमने कुल मिलाकर कितनी दूरी चली या कुल मिलाकर कितनी इकाई दूरी चली, और यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है। यही जो मान है यही इसका निरपेक्ष मान है। ये इसका क्या है, निरपेक्ष मान है। जैसे हमने सीढ़ी वाला प्रश्न देखा था, तो जैसे हमने देखा कि कुछ सीढ़ियां हम ऊपर चल रहे थे, तो हमें ये पूछा जा रहा था कि हम किस सीढ़ी पर पहुंचेंगे या किस पोजीशन पर पहुंचेंगे। तो पोजीशन जो थी वो चिन्ह के साथ दिखाई जा रही थी, लेकिन हमने कुल मिला के दूरी कितनी चली थी ये किसी चिन्ह के साथ नहीं दिखाई जाती। क्योंकि मेरे प्यारे साथियों आपको बता देता हूं, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती या दूरी के साथ किसी भी चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। तो निरपेक्ष मान क्या होता है, बिना किसी चिन्ह के जो पूर्णांक हो उसका मान, बिना किसी चिन्ह के पूर्णांक हो उसका मान, वही क्या होता है, निरपेक्ष मान होता है। लेकिन जब कोई चिन्ह नहीं होता है तो वहां पर धनात्मक का चिन्ह माना जाता है। सिर्फ इतनी सी बात है। जैसे अगर कहा जाए कि -1 का निरपेक्ष मान क्या होगा, तो हमें क्या करना होता है, मॉड का चिन्ह लगाना होता है। इस चिन्ह को कहते हैं निरपेक्ष मान का चिन्ह या मॉड का चिन्ह। तो जब इस चिन्ह को लगा देते हैं तो इसका जो उत्तर आ जाता है हम बराबर में सिर्फ 1 लिख देते हैं, यही इसका निरपेक्ष मान हो जाता है। जैसे ये -2 लिखा हुआ है, कहा जाए इसका निरपेक्ष मान बताइए, तो हम सीधे सीधे 2 लिख देंगे, यही इसका निरपेक्ष मान होगा। इसी प्रकार से अगर धनात्मक संख्याओं की बात हो तो इसका भी जो निरपेक्ष मान होगा वो भी 2 होगा। जैसे +2 लिखा हो तो इसका भी निरपेक्ष मान ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसको क्या कर सकते हैं, जैसे जो ऋणात्मक का निरपेक्ष मान है वही तो धनात्मक का भी निरपेक्ष मान है, तो इनका जो निरपेक्ष मान है वो चाहे संख्या ऋणात्मक हो या धनात्मक उनके समान होते हैं या एक जैसी संख्याओं के समान होते हैं। चिन्ह चाहे विपरीत हो तब भी निरपेक्ष मान एक जैसे रहेंगे। मेरे प्यारे साथियों, जैसे शून्य का अगर हमें निकालना है निरपेक्ष मान तो वो उत्तर भी 0 ही आएगा। इस तरीके से शून्य का निरपेक्ष मान जरूर याद रखिएगा, ये थोड़ा पूछा जाता है कभी-कभी। शून्य का निरपेक्ष मान क्या होता है, 0 ही रहता है। तो चिन्ह कोई भी लगा हो, अगर उसका निरपेक्ष मान निकालना है तो फाइनली वो बिना चिन्ह का हो जाता है। इस तरीके से इसके निरपेक्ष मान या एब्सोल्यूट वैल्यू को निकाल लेते हैं। क्योंकि चिन्ह का प्रयोग प्रायः हमें विभाजन प्रदर्शित करने में बताता है कि हम ऊपर की तरफ चले या नीचे की तरफ चले या उत्तर की तरफ चले या दक्षिण की तरफ चले, पूरब की तरफ चले या पश्चिम की तरफ चले। लेकिन जो कुल मिला के दूरी चलते हैं या जो कुल मिला के काम करते हैं उसका कोई चिन्ह नहीं होता, वही निरपेक्ष मान होता है या वही एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। इस प्रकार से हमने देख लिया निरपेक्ष मान के बारे में। अब यहाँ पर आपको खाली जगह भरने के लिए कुछ दे रखे हैं। मॉड 11 दिया, मॉड +11 दिया है, उत्तर 11 आ जाएगा। मॉड -47 दिया, उत्तर 47। मॉड -13 तो उत्तर 13, और मॉड 12 दिया है तो 12 आ जाएगा। इसके बाद हमें अभ्यास 3A देखना है। आइए शुरू करने चलते हैं अभ्यास 3A की तरफ। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये चीज समझ में आई होगी। कोई भी डाउट हो तो तुरंत कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए।